बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स को ये ख़तरा हो कि उसकी जायदाद पर कब्ज़ा हो जाएगा तो उसकी सूरत में क्या करना चाहिए। यानी कि अगर किसी शख्स को ये ख़तरा है कि कोई उसका मुखालिफ फ़रीक या कोई उसका रिश्तेदार या कोई भी ग्रोह जो है वो कब्ज़ा ग्रुप टाइप लोग हैं उसकी जायदाद पर नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा कर लेंगे, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेंगे, तो ऐसी सूरत में उसे क्या करना चाहिए। नाज़रीन, अगर किसी शख्स को ये ख़तरा है कि उसकी जायदाद पर कब्ज़ा हो जाएगा तो ऐसी सूरत में उसको फ़ौरी तौर पर सिविल अदालत में दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, जिसको इंग्लिश में परमानेंट इंजेक्शन भी कहते हैं, दायर करके स्टे ऑर्डर हासिल कर लेना चाहिए। ऐसी सूरत में जिस फ़रीक की जानिब से या जिस शख्स की जानिब से उस बंदे को ख़तरा है कि वो उसकी जायदाद पर नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा कर लेगा, तो अदालत जो है वो उस शख्स को हुक्म देती है कि वो ऐसा करने से बाज़ु ममनू रहे, उसको नाजायज़ कब्ज़ा करने से अदालत रोक देती है। तो इस तरह से आपका जो कब्ज़ा है वो भी साबित हो जाता है। नाज़रीन, कई ऐसी सूरतें होती हैं जिनमें आपको कब्ज़ा जो अपना साबित करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर आपके पास कोई अपनी मलकियत का सबूत नहीं है तो फिर उस सूरत में आप उस घर का, उस जगह का जो बिजली का बिल है वो साथ कब्ज़े के तौर पे लगा सकते हैं कि उस जगह पे आपका कब्ज़ा है, आप उसका बिल पे करते हैं, आपके पास उसका जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है या टेलीफ़ोन का बिल है, वो आप साथ लगा के अपना जो कब्ज़ा है उसको साबित कर सकते हैं कि इस जगह का कब्ज़ा मेरे पास है। कुछ जगह या कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप ना तो आपके पास बिजली, गैस या कोई टेलीफ़ोन का बिल है, वो उससे आप अपना कब्ज़ा जो है वो साबित नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में नाज़रीन, अगर आपका खुला प्लॉट है जिस पे किसी किस्म का कोई मीटर नहीं है या आपके पास कोई मलकियत का एट द मोमेंट जो फ़ौरी तौर पे आपके पास मलकियत का कोई सबूत नहीं है, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि उस पे आपका ही कब्ज़ा है, तो ऐसी सूरत में अपने दावे के साथ आप एक दरख़्वास्त जो है वो कमीशन की अपॉइंट करने के लिए देंगे कि कमीशन जाकर उस जगह का जायज़ा ले और कब्ज़े की बाबत रिपोर्ट दे कि उस पे किस शख़्स का कब्ज़ा है। तो नाज़रीन, जब वो कमीशन वहाँ पे जाता है और आपका जो कब्ज़ा साबित हो जाता है, वही रिपोर्ट आकर अदालत में पेश करता है, तो ऐसी सूरत में अदालत आपको फ़ौरी तौर पे स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर देती है कि कोई भी शख़्स जो है गैर कानूनी तौर पे इस पे कब्ज़ा ना करे। तो इस तरह से एक तरह से तो आपका कब्ज़ा भी साबित हो जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि ये दावा हुक्म इम्तनाई दवामी जो दायर किया जाता है, इसके साथ आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत जो दरख़्वास्त एप्लीकेशन दी जाती है, जिसके तहत अदालत जो है पहले आर्ज़ी जो इंटरिम स्टे जिसको बोलते हैं, आर्ज़ी हुक्म इम्तनाई होता है, वो जारी करती है। फिर उसके बाद अदालत जो है वो आप के जो गवाहान हैं उनको और आपके सबूत जो आपने पेश किए गए हैं उन तमाम शहादतों और सबूतों का जायज़ा लेने के बाद दोनों फ़रीक़ैन की जो वकला हज़रात हैं उनकी बहस समाअत करने के बाद जो है, अगर आप ये साबित कर देते हैं कि उस जगह पे आपका कब्ज़ा है, तो फिर अदालत उस सूरत में परमानेंट इंजेक्शन यानी कि दावा हुक्म इम्तनाई जो हम हुक्म इम्तनाई दवामी जो दायर करते हैं, तो हुक्म इम्तनाई दवामी की डिग्री जो है वो आपके हक़ में जारी कर देती है। तो ऐसी सूरत में फिर परमानेंट तौर पे जो है वो कोई भी बंदा नाजायज़ तौर पे आपकी जायदाद जो है उस पे कब्ज़ा नहीं कर सकता। नाज़रीन, कुछ सूरतें ऐसी भी होते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी के पास दावा जो हुक्म इम्तनाई दवामी जो दायर किया गया था, वो उसका डिग्री भी हो गया, उसके पास डिग्री भी है या हुक्म इम्तनाई आर्ज़ी जो है वो अदालत की जानिब से जारी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई दूसरा फ़रीक जो पार्टी है वो उस हुक्म इम्तना की जो है डिसओबीडियंस करता है, यानी कि हुक्म अदूली करता है अदालत की, इसके बावजूद वो उस जगह पे कब्ज़ा कर लेता है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में नाज़रीन, हमारी तो मोस्टली जो हमारे वकला हज़रात हैं उनकी प्रैक्टिस है, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, पहले मैं भी ऐसा ही करता था कि हम तौहीन अदालत की दरख़्वास्त जो है वो दायर कर देते हैं। फ़ौरी तौर पे हम तौहीन अदालत की दरख़्वास्त दायर करते हैं कि इसने स्टे की वायलेशन की या हुक्म अदूली की है। तो नाज़रीन, इसमें एक हाल ही में मेरे एक केस के सिलसिले में मेरे कुछ इल्म में इज़ाफ़ा हुआ है, तो वो भी नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूँ कि इसमें जो आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत जो हुक्म इम्तना जारी किया जाता है,
तो आर्डर 39 रूल 2 का सब सेक्शन 3 है, उसके तहत आप डिसओबीडियंस की मतलब जो है ना वो दरख्वास्त जो है हुक्म अदूली की दरख्वास्त आप देंगे, ना कि आप तौहीन अदालत दायर करेंगे, क्योंकि वो डिसओबीडियंस हुई है। ऐसी सूरत में आप फिर देखें ये होता है कि स्टे हुक्म जो आप दावा जो है दरख्वास्त तौहीन अदालत दायर करते हैं, तो ऐसी सूरत में एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है कि जो जिसने हुक्म अदूली किया उसको सज़ा मिले या उसका नतीजा निकलते एक लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। इसलिए आपको फौरी तौर पे जो है डिसओबीडियंस की दरख्वास्त जो है आर्डर 39 रूल 2 के सब सेक्शन 3 के तहत दरख्वास्त देनी चाहिए। ऐसी सूरत में साथ ही आप जो मुद्दा अलैह है जिसने जो वायलेशन की है, अगर उसकी कोई जायदाद है तो आप उसकी जायदाद की तफसील भी अदालत में साथ दे सकते हैं। तो अदालत जो है उसकी जायदाद को कुरेक्ट कर सकती है और फिर जो एसएचओ है उसको डायरेक्शन दे सकती है कि उस बंदे को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। अगर डिसओबीडियंस साबित हो जाती है, आप इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं कि हुक्म अदूली को साबित कर दें, तो ऐसी सूरत में अदालत उसे 6 माह के लिए जेल भी भेज सकती है। अगर डिसओबीडियंस साबित हो जाती है, उसके बाद आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करवाना चाहते हैं, उसकी अलग से एक आप दरख्वास्त जब देना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।